हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज पहली बार इस क्लास में आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप वाकई में अपने एग्जाम्स की तैयारी जोरदार करना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सुबह करेंट अफेयर 6 AM एंड शाम जनरल अवेयरनेस 8 PM जनरल अवेयरनेस है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपनी तैयारी जोरदार करते रहिए। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। याद रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? कहा गया है सवाल, ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस की लंबाई और उसके आकार को देखकर जान सकता है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? सवाल में है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्से में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्से में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यथावत रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? सवाल में पूछा गया है कि खाना पकाने वाला जो तेल होता है उसे वनस्पति घी में कैसे बदलते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उसे हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। याद रखना है। जो खाना पकाने वाला तेल होता है उसे वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा सवाल कि काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो उत्तक संवर्धक तकनीक से उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, ये 8 नहीं था, ये 6 था, यहाँ मिस टाइप हो गया। 8 नहीं 6 होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा तो आजोला, ये सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है। कौन सा? आजोला। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? श्वेत रक्त कोशिकाएं में असामान्य वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। याद रखना है, 206। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? सवाल ध्यान से सुनिएगा कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। शहद की जो मक्खी होती है उसका विष अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? सवाल में कहा गया कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो जलयुक्त पैर उसकी विशेषता होती है। क्या? तो जलयुक्त पैर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं?
सवाल ध्यान से सुनिए फिर से। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो क्या कहा गया एक सवाल कि उस तकनीक को क्या कहते हैं? तो उस तकनीक को कहते हैं आभासी वास्तविकता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होती है? ध्यान से सुनिएगा। एक समानांतर संद्वार अधिकतम किसमें इस्तेमाल होती है? तो मृदक में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। एक समानांतर संद्वार अधिकतर इस्तेमाल होती है मृदक में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक नृत्य है और इस नृत्य नाटक को ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। एक्सरे यानी कि किरणें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्सरे होती है उसकी खोज किसने की थी? तो रोइंटजेन ने की थी। किसने? रोइंटजेन ने की थी एक्सरे की खोज, एक्स किरणों की खोज की थी रोइंटजेन ने, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए फ्रेंड्स, वी संतारमन को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राज कपूर जी को भी मिला है, लता मंगेशकर जी को भी मिला है। तो यानी किसे नहीं मिला? मुकेश भट्ट जी को अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। किसको? तो मुकेश भट्ट को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो ऑक्सीजन तथा जल की। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। सीसा क्या है? सीसा एक क्या है? तो सीसा एक अतिशीतत द्रव पदार्थ है, याद रखना है। सीसा क्या है? तो सीसा है एक अतिशीतत द्रव पदार्थ, याद रखें। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगर आप इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे इस टाइप का आई बटन बना होगा, आप देख लीजिए। आई बटन पे आपको वीडियोस मिल जाएगी इससे पिछली वीडियो, और बाकी सारी वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो। कोरोना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर और जनरल अवेयर, इन 4 प्लेलिस्ट में आप जाकर टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जाकर जरूर क्वेश्चंस देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 19। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? कहा गया है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो सीसा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। आधुनिक चर्म शोधक उद्योगों से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी भी फॉलो करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे फॉलो कर सकते हो। या फिर आपके पास टेलीग्राम है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। सर्च कर लोगे, उसके बाद आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हो और डेली के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को वहाँ पर से भी आप रीड कर सकते हो। ओके, चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? कहा गया कि किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है निम्न में से? तो फ्रेंड्स, शीशे की मात्रा निम्न में से सबसे अधिक पाई जाती है किसमें? तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में, याद रखना है, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है? तो ये काम आता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण में, याद रखना है। किसके नियंत्रण में? वायु प्रदूषण के। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
कहाँ स्थित है? ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान, ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों वह काले धन के निर्माण, उसका विदेशों में हस्तांतरण तथा उस धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दे से। तो यहाँ क्या कहा गया था? सवाल ध्यान से सुन लीजिए एक बार। सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है काले धन के निर्माण से, उसका विदेश में हस्तांतरण तथा उस धन को भारत में कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दे से, इन सब से संबंधित है। याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। IPL 4 की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए उपलक्ष्य में बैगनी टोपी किसे मिली थी? ध्यान से सुनिए, IPL 4 की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने के उपलक्ष्य में बैगनी टोपी किसे मिली थी? तो दोस्तों लसिथ मलिंगा को मिली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। वह बैगनी टोपी किसे मिली थी? तो लसिथ मलिंगा को। याद रखना है, ध्यान से सुनिए, IPL 4 की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने के उपलक्ष्य में बैंगनी टोपी मिली थी लसिथ मलिंगा को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक नई बैंकनोट पेपर मिल की आधारशिला कहाँ रखी थी? ध्यान से सुनिएगा, कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। कुछ समय पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक नई बैंकनोट पेपर मिल की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो दोस्तों वो रखी गई थी मैसूर में। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। कहाँ रखी गई थी? तो मैसूर में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। पिछले ध्यान से सुनिए, फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ। पिछले दिनों ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया नामक पुस्तक चर्चा में थी और उस पर गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों ने प्रतिबंध भी लगा दिया था। और उस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। बताइए उस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? ध्यान से सुनिए, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जोसेफ लेलीवेल्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या? तो जोसेफ लेलीवेल्ड। और कौन से पुस्तक? तो महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं जोसेफ लेलीवेल्ड। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन। पिछले दिनों ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया नामक पुस्तक चर्चा में थी। उस पर गुजरात सहित कुछ भारतीय राज्यों ने प्रतिबंध भी लगा दी थी। तो उसके लेखक हैं जोसेफ लेलीवेल्ड। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। अमेरिकी नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक निभाई गई फौजी कार्रवाई जिसमें दुनिया का सर्वाधिक अपेक्षित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया था, किस कूटनाम से की गई थी? फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक निभाई गई फौजी कार्रवाई जिसमें दुनिया का सर्वाधिक अपेक्षित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मारा गया था, किस कूटनाम से की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जेरोनिमो से। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से सुनिए सवाल। कुछ समय पहले नई दिल्ली के जनगणना कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रतिवर्ष पंजीकरण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रति 1000 जीवित जन्मों के आधार पर शिशु मृत्यु दर के 1999 से 2009 की अवधि के आंकड़ों में पर्याप्त सुधार हुआ है। तदनुसार इस समयावधि में कितने प्रतिशत का अंतर आया है?
तो दोस्तों सवाल फिर से सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चंस। कुछ समय पहले नई दिल्ली के जनगणना कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों के आधार पर शिशु मृत्यु दर के 1999 से 1909 की अवधि के आंकड़ों में पर्याप्त सुधार हुआ। तदनुसार इस समय अवधि में कितने प्रतिशत का अंतर आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 29%, 29% का अंतर आया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, तो और कुछ नहीं होता, तो एक लाइक तो कर सकते हो आप मेरी खुशी के लिए, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना शेयर करो। खास करके अगर कोई भी आपके नज़र में स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा। ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मैं रिपीट कर देना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स मैं डेली कहती हूँ, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं फालतू बोल रही हूँ, ये वाकई में सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तैयारी जोरदार करनी है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करना है ध्यान से देख लीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक ऐसा बेल आइकन फिर दिख जाएगा, आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे उस टाइम में बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को आप प्रेस कर देना। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियो होगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अभी इसी वक्त प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आपकी तैयारी भी जोरदार होती रहे। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कहता है। प्रेमलता अग्रवाल 45 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट तक चढ़कर वहां तक चढ़ने वाली सर्वाधिक आयु की भारतीय महिला आरोही बन गई है। वे किस राज्य की थी? वे किस राज्य की है? तो प्रेमलता अग्रवाल 45 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो किस राज्य की है दोस्तों? वो है झारखंड की। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, झारखंड राज्य की। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।